जी एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, पहले इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रिज्म वाले क्वेश्चंस करेंगे। लेंस है यहाँ पे, पावर, एपर्चर, 3610, 811। हाँ चैप्टर 1 कराऊंगा मैं, यानी थोड़ा सा ये रीऑप्टिक्स का करवाने के बाद ना हम लोग चैप्टर 1 भी करेंगे। बोला गया है कि कौन सा लेंस तुम यूज करोगे, विच लेंस विल यू यूज एज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस फॉर टेलीस्कोप। ठीक है, मैं तुमको एक हिंट दे देता हूँ, और ये तुमको याद हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, इसमें से तुम कौन सा यूज करोगे फॉर ऑब्जेक्टिव एंड फॉर आईपीस, ये तुम्हारे पास एक हिंट मैंने दिया है। ठीक है, इसको देख करके सबको आंसर करो। अपने ऑप्शन में ना लिखना ऐसे, अगर L1 मान लो अगर है ऑब्जेक्टिव के लिए, लिखना L1O L2 E। ठीक है, ऐसे करके लिख देना, और जिसका भी जो भी आंसर है। देख सकते हो यहाँ से, और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का बड़ा होता है, आईपीस का फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक बात क्लियर ना, इसको रिलैक्स विजन के लिए ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ऐसे समझना और अच्छा रहेगा। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर ध्यान से देखो। और फोकल लेंथ का एपर्चर कैसा होता है, हमेशा बड़ा होता है, मैंने कल ही बताया था। ओके, फोकल लेंथ का एपर्चर बड़ा होता है, ताकि वो ज्यादा रे करेक्ट कर सके। अभी देखो यहाँ से क्लियर से तुम देख सकते हो, एपर्चर की बात अगर आप करें तो एपर्चर यहाँ पर देख लो किसके लिए बड़ा है किसके लिए छोटा है, सबको दो आंसर। ओके, ठीक है, चलो देख ले तुम लोग इसका आंसर, सब अपना अपना चेक कर लेना। कि अगर हम बात करें तो एपर्चर सबसे बड़ा है L1 के लिए, तो इसको तो यूज कर लो तुम ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो फोकल लेंथ, हमको जब आईपीस देखते रहे तो उसके लिए हमको एपर्चर की जरूरत नहीं पड़ती इतनी। आईपीस के सबसे ज्यादा फोकल, सबसे फोकल लेंथ कम होना चाहिए, फोकल लेंथ का पावर सबसे ज्यादा होना चाहिए।
तो पावर सबसे ज्यादा किसका है? इसका है, ठीक है ना। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि और देखा जाए अगर, तो फोकल लेंथ अपर्चर का जो जो ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर सबसे बड़ा होना चाहिए, और इसका फोकल लेंथ भी सबसे बड़ा होना चाहिए, मतलब पावर सबसे कम होना चाहिए। पावर सबसे कम इसका ही है ना, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई करती है। तो हम L3 को यूज करेंगे एज आईपीस, ठीक है, और हम 1 को यूज करेंगे एज ऑब्जेक्टिव। किसी को समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है किसके लिए? फॉर रिलैक्स विजन के लिए। और इसी फॉर्मूले से हम लोग इस चीज को कंक्लूड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको नोट कर जाना सबको। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। रेक्टेंगुलर प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/√3। और यहाँ बोला गया है कि एंगल ऑफ द 60 रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस KL। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, ठीक है। और ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। यहाँ से बताना कि रे जब निकलेगी बाहर, तुमको ना सब कुछ दिखाना है यहाँ पे, एंगल वैंगल कैसे क्या होगा। ये ले, हाँ। और कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड द एंगल ऑफ डिविएशन। क्या निकालना हमको? पहला निकालना एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। दूसरा निकालना हमको एंगल ऑफ डिविएशन। ये क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में आया हुआ है। ऐसे सवाल तुमको प्रिज्म पे बहुत सारे मिलेंगे जहां तुमको रे को भेजा जाएगा इस तरह से और बाकी चीजें निकालने बोली जाएंगी। एक बार सबको ट्राई करो, कल भी हमने ऐसा सवाल एक किया था। एक तो क्या करो, पहले इस रे को नॉर्मली अगर आ रही है, ये 90 डिग्री होगा, तो सीधा आगे खींच दो, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री।
अब एक काम करो, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। अब यहाँ से निकालो कि एंगल ऑफ इमर्जेंस, यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। ये सरफेस वही एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा ना, क्योंकि याद करो एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे निकालते थे हम लोग, ये एंगल ऐसे गया, ये ऐसे जाएगी रे, जाना चाहिए था इसको ऐसा, नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है, ये बेंड करेगी अवेरी नॉर्मल। ये जो एंगल जो था दिस वाज एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको I1 से दिखाते थे, इसको हम लोग I2 से दिखाते थे, या E से भी दिखा सकते हैं। ये R1 था, ये R2 था। और ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। फटाफट यहाँ से बताओ एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, सबको आंसर दो। किसी का आया आंसर, इसका इफेक्टिव इंडेक्स दिया गया 90। एक मिनट चेक कर लेते हैं, बाकी लोग भी तो आंसर, सबको जो आंसर सिंपल स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है। μ1 दैट इज 2/√3 इंटू साइन आई। साइन आई मतलब हो जाएगा साइन 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन 60 होगी, दैट इज साइन 60 इक्वल्स टू, बाहर कुछ नहीं तो एयर है ना, तो 1 है साइन थीटा। साइन 60 हमारा हो जाएगा √3/2। साइन 60 हो जाएगा √3/2, 1 इंटू साइन थीटा। थीटा हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा हमारा, सही है, साइन थीटा हो गया 1, थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। इन लोगों ने कुछ सही किया ना। तो टेक्स्ट बुक में जो किया ना आंसर कुछ गलत किया है इन लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर हमसे पूछा जाएगा कि डिविएशन कैसे निकलता था, तो याद रखना कि डिविएशन का मैं अगर कंसेप्ट तुमको सिखाऊं ना, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, ऐसे मान लो कि प्रिज्म है अगर, ये ऐसे जाती थी रे, ठीक है, ये ऐसे जाती थी, ये ऐसे निकल के जाती थी, और यहाँ से ये ऐसे जाती थी, इसको पीछे खींचते थे, तो यहाँ से ये हमारा R1 था, ये R2 था, तो डिविएशन क्या था, ये हमारा हो जाता था I1 माइनस R1, ये हमारा हो जाता था I2 माइनस R2। तो डिविएशन था, डिविएशन का फॉर्मूला आया था हमारा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। और ये चीज तुम देख सकते हो यहाँ से क्लियरली R1 प्लस R2 किसके इक्वल था, A के इक्वल था ना, तो दिस वाज द डिविएशन प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ से अगर हम डिविएशन निकालेंगे, तो डिविएशन हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 कितना हो गया, I1 हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे 90 है,
और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 0 है ना। देखो तो I1 हमारा 0 है, I2 हमारा 90 है, माइनस एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना 60 है, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। सबको आया कि नहीं समझ में, बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत। शिवानी क्लियर हो गया तुमको? बाकी सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो पूछो। I1 इक्वल टू 0 कैसे होगा? बिकॉज ये रे देखो कैसे गिरी, नॉर्मली गिरी है सरफेस के साथ। अगर मान लो अगर कोई रे ऐसे गिरती है सरफेस के ऊपर, नॉर्मली गिरती है, मान लो अगर ऐसे गिरेगी नॉर्मल, अगर वो ऐसे गिरती है तो हम क्या बोलते थे, ये एंगल कितना था, 30 डिग्री था। या मान लो अगर ऐसा एंगल है तो अगर खुद ही नॉर्मली गिर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा? सीधी ऐसे गिरेगी तो। हाँ, क्लियर। अब और तुम अपने एग्जाम में ऐसे ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। एक सब मैं इस तरह का और देता हूँ, तो करो, खुद से करो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये सबको करना होगा, तो खुद से करोगे ना तभी तुम लोग को प्रैक्टिस होगी, वरना मैं कितने भी कर दूं, तो खुद से नहीं करोगे ना तब तक कोई फायदा नहीं है। कोई भी सवाल इस तरह का हो ना, सीधे म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। एक रे यहाँ पे गिरती नॉर्मली, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। द रे इमर्जेस फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू द लाइन ए बी, ठीक है। बोला कि ये जो रे है ना, ये जो निकलती है सर बाहर, ये पैरेलल टू ए बी निकलती है, ये ऐसे निकल रही है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका √3 है, तो हमें क्या निकालना है इसका एंगल ऑफ, देखो याद रखना कोई भी स्फीयर में, ग्लास में जो नॉर्मल होता है वो रेडियस के अलोंग होता है, रे ऐसी आती है और रे ऐसे निकल जाती है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा। ये रे ऐसे जाएगी, अगर रेयर टू डेंसर गई, ये रेयर है ये डेंसर है, तो बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। जाना चाहते सीधे इसको ऐसे। तुमको क्या बताना है, ये क्वेश्चन में पता है, ये हम लोग को जो डेटा दिया गया ना खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, हालांकि बोर्ड का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन बताओ हमसे खाली एंगल पूछा गया है।
ये एंगल क्या होगा? ये तो तुम आसानी से निकाल भी सकते हो। ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है? तो सीधे 1 × sin 60 इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर, ठीक है? उससे निकल जाएगा। हाँ सही है, ये हमारा 30 डिग्री एंगल आएगा। इस पे बताओ क्वेश्चन में लिखा हुआ इन लोगों ने, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इतना, रे इमर्जेस पैरेलल टू लाइन बी। ये हमको ये डेटा दिया गया यहाँ पे, ठीक है? बट इस डेटा का अपने को कोई यूज नहीं है यहाँ पर, सही है, ठीक है? तो कितनी देखो तो याद रखना एक बार, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे भी वो लोग दे सकते, डेटा दे सकते जहां पर डेटा का कोई यूज नहीं हो। तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है कि तुम हर डेटा वहां पे तुम्हारे यूजफुल होगा ही। तो यहाँ पर क्या इन लोगों ने क्लियर लिखा हुआ है कि रे ऐसे इमर्ज कर रही है और यहाँ पे आर मांगा जा रहा है। ये आर निकालने के लिए हमको खाली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, ये सफिशिएंट डेटा है। और अगर मान लो मेरे से यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ भी लेता ना कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि फिर मैं यहाँ पर बोलता कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता वो इसके इक्वल हो जाता। क्या कहते हैं, बिकॉज ये और ये रेडियस हो जाता, ठीक है? तो इसलिए डेटा एक्स्ट्रा दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन है प्रिज्म के ऊपर। रे ऐसी आती है और इस ये आंसर सबका आना चाहिए। और बोला गया है कि एबीसी प्रिज्म का नाम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, इसको वाटर में प्लेस किया गया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। क्वेश्चन है, विल, तुमको ना सिर्फ आंसर यस या नो में देना है। विल रे सफर PIR? ठीक है, विल द रे सफर TIR? ग्लास है, 3/2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है 4/3, तो क्या यहाँ पे TIR होगा? TIR के लिए कंडीशन क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। खाली डेंसर टू रेयर नहीं होता है, वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि या डेंसर से रेयर तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी देखना पड़ेगा कि क्या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है। सबको ट्राई करो। नॉर्मली गिर रही है रे, कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, ये एंगल 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री है, ठीक है? इसके लिए जरा क्रिटिकल एंगल देखो तो क्या आ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पता 60 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल क्या, जरा सोच के बताओ।
आया किसी का? याद करो, क्रिटिकल एंगल निकालने का सिंपल सा तरीका था 3/2 साइन आई सी इक्वल्स टू 4/3 साइन 90। म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू साइन आर। ठीक है, तो साइन आई सी क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 8/9। हाँ, ठीक है। जरा इसको ना एक बार तुमको ने क्या कहते हैं कैलसी से निकालना पड़ेगा, ये 8/9 कितना हो जाता है। ये वैसे भी तुम अगर देखो ना तो ये आएगा तुम्हारा 0.99 या 81। ठीक है, 0.9 अप्रोक्सीमेटली। और साइन 60 कितना हो जाता है? साइन 60 मतलब हो जाता है √3/2। √3/2 मतलब होता है 0.43 1.7 हो जाएगा। 8 8। ठीक है, देख सकते हो क्लियरली कि जो साइन 60 डिग्री जो है ना, अगर कैल्सी नहीं भी हो ना तो हम ये देख सकते हैं कि साइन आईसी जो होगा ना साइन 60 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पे 0.9 है, तो ऑब्वियसली बात है आईसी भी क्या होगा? 0.9 बड़ा है 0.85 से। ये अगर तुम और ध्यान से भी देखोगे ना तो ये आंसर कितना आएगा? 0.99 9 81 हो जाएगा। ये 9 8 72, 8 बचा। ठीक है, 9 8 72, 0.888, यहाँ पे 0.85 है, तो ये तो बड़ा आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? दिस इम्प्लाइज दैट 60 डिग्री इज लेस देन आईसी। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, जिसकी वजह से क्या, ये जो रे होगी ना, छोटा है तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो TIR नहीं होगा यहाँ पे, और ये जो रे है ना ये ऐसे जाएगी। सबको आ रही है कि मेरी बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग जब देखते हैं TIR रिफ्रैक्शन के लिए, तो हम लोग को वहां पर ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो एक तो डेंसर से रेयर जाएगा, और हमको वहां पर क्रिटिकल एंगल देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एयर होता ना तो यहाँ पे TIR हो जाता, क्योंकि तब यहाँ पे हम अगर निकालते ना यहाँ पर से तो 45 डिग्री से इसका आता कुछ क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री आता। ठीक है, तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो वाटर है तो इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा। प्रिज्म में तुम इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। तो उसके बाद ये वाला करो तो बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है √3 है प्रिज्म के लिए। तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, और बोला गया प्रिज्म कैसा इक्विलेटरल है। मिनिमम डिविएशन कितना है निकालना है अपने को। हमारे पास ऑप्शन है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री। म्यू इक्वल टू साइन, ये हिंट के लिए यूज करो। ठीक है, दिस इज, और याद रखना इस फॉर्मूले के बारे में ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। और इसी से निकल के क्या आया था? डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू μ-1 इंटू ए। ये तभी होता है जब ए बहुत छोटा था, ये इसका स्पेशल केस है। ये फटाफट सबको सॉल्व करो, ये जो मैंने लिखा बोर्ड पे, स्क्रीन पे लिखो, सॉल्व करो।
सबको आंसर करो। ओके राज। बाकी लोग पता किसी का को खाली दो तीन बच्चे आंसर कर रहे, बाकी लोग खाली आराम से बैठे, नोटबुक भी लेके बैठे हो कि नहीं लेके बैठे हो पता नहीं चल रहा मेरे को। तो जब तक तुम लोग आंसर नहीं करोगे मुझे को कैसे पता चलेगा तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है राज। बाकी लोग भी तो आंसर, तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, खाली फॉर्मूला देख देख के आंसर निकालो। अरे देख उसको लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा वो। इक्विलेटर है तो ए को 60 ले लो। ठीक है कुलदीप, वेरी गुड। सही है शर्विल, गुड, बहुत अच्छा। म्यू कितना है, √3 साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय साइन A/2। साइन A/2 हम लोग कितना हो गया, साइन 30 ऊपर का तो √3/2 यहाँ बचेगा ना। ठीक है, तो √3/2 मतलब होगा 60 डिग्री इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। तो 120 माइनस 60 कितना हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, पता है बच्चे यार ध्यान से सुना इस चीज को, तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज मत करना। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसपे कि ए की वैल्यू 60 डिग्री है। ये तभी यूज होता है जब ए बहुत छोटा होता है, जब ए की वैल्यू 5 डिग्री से कम होती है ना, तभी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं इसको। अब हम लोग अभी क्लास खत्म होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, थोड़ा सा हम लोग रिविजन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब बाकी तुम लोग को कुछ भी डाउट हो तो मेरे को भेज दिया करो। ठीक है, तुम्हें कुछ पहले पढ़ना हो, कोई चीज तुम रिवाइज कर रहे हो तुमको नहीं आ रही हो, ठीक है, तो मेरे को भेज दिया करो, तो मैं तुमको उसके अकॉर्डिंग वहां पे वो चीज पढ़ा दूंगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने पास जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, पहली बात तो जो तुमको सबसे पहले पढ़नी है एग्जाम के लिए वो क्या क्या चीजें हैं। 4-5 क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, पहला कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, दूसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब मैंने इसमें इस प्रॉपर्टीज में से जो है ना, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन तो एक भी नहीं देखा है अभी तक की, क्लियर, लेकिन दोनों बोर्ड में मैंने जो है ना इसमें 1 मार्क वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमनली देखे प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस में से। उसके बाद इसके इसमें से 1 मार्क वाले क्वेश्चन तुम 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से ऐसे प्रॉपर्टीज इस पे लिखने नहीं आती है, लेकिन इसमें से कि फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है, वो सब क्वेश्चन इसमें से बहुत पूछे जाते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। तीसरा हो जाएगा हमारा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वो है ई वेक्टर ड्यू टू डायपोल। एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला। उसके बाद इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो होता है टॉर्क ऑन डायपोल। उसके बाद इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। और इसमें से जो तुम्हारा जो क्या कहते हैं इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन रहता है कि फाइंड मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना इस कैटेगरी के मैं बता रहा हूँ, फाइंड वर्क डन टू टर्न द डायपोल from 0 degree to 180 degree, from parallel of electric field to anti parallel of electric field। ठीक है, from stable position to unstable position। मतलब कुछ ना कुछ ये लोग जो वर्क डन डायपोल इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना ये वाले जो मैंने इसी मतलब वो इसी से रिलेटेड ही होगा एक्चुअली यहाँ से वो। ठीक है,
ये वाले इसके न्यूमेरिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, जो हमारा अब गॉस थ्योरम वाले जो टॉपिक है उसकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसके उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग आज इन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से हम लोग इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, तो देखो कूलम्ब का इन वेक्टर फॉर्म, तो एक बार तुम उसको क्या करना है, घर पे उसको एक बार तुमको देखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जैसे कि हमारे सामने पूछा जाता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, वो ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। मान लो बोला कि प्लस क्यू चार्ज है और उसके सामने ना एक प्लेट पड़ी हुई है और मेटल की प्लेट है जो न्यूट्रल है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लिए ड्रॉ करने बोली जाएगी तो इसके लिए यहाँ पे न्यूट्रल प्लेट है, लेकिन न्यूट्रल प्लेट पे चार्ज तो इंड्यूस होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे प्लस होगा दूसरे एंड पे, और यहाँ से ऐसे प्लस से स्टार्ट होता है, माइनस पे जाके खत्म हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये सरफेस से कैसे होता है, नॉर्मल होता है। ये हमारा मुझे लगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो प्लस क्यू के लिए, 2 चार्ज है प्लस क्यू ड्रॉ करो, तो वो ड्रॉ करने आनी चाहिए तुमको। फिर पूछा जाएगा कि प्लस डायपोल के लिए ड्रॉ करो प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, तो ये पूछा जाएगा